वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आपके साथ क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की पहली बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का फर्स्ट चैप्टर द कोल्ड वार को डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसके अंदर जो मैं आपको एक पिक्चर के माध्यम से समझाऊंगा और ये वो नोट्स हैं जो स्कैनिंग नोट्स आपको दिख रहे हैं। ये वो नोट्स हैं जो मैं अपने बच्चों को क्लास में समझाता हूँ, खुद बनवाता हूँ बुक के अंदर से। अपनी बेसिक नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं ये बच्चों को खुद बनवाता हूँ। तो इन नोट्स को मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। एक्चुअली वर्ल्ड जो पहली बुक है आपकी पॉलिटिकल साइंस की, क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसका फर्स्ट चैप्टर द कोल्ड वार। कोल्ड वार का जो हम टाइम पीरियड समझते हैं वो लगभग 1945 टू 1991 है। ठीक है। अब होता क्या है कि इस दौरान जो इवेंट्स होते हैं, कोल्ड वार का मतलब ही वो ऐसा वार है जो आइडियोलॉजिकल वार है, रियल वार नहीं है। मतलब जो ठंडा युद्ध है, असलियत में युद्ध नहीं है, जो सोच के रूप में लड़ाई होती है, असली में लड़ाई नहीं हो रही है। तो वो था 1945 टू 1947। इसी दौरान अगर मैं आपको बताऊंगा तो भारत का इसमें एक बहुत बड़ा रोल रहा है। भारत 1947 में ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था, यूके से। ठीक है। तो अब आपको समझाएंगे उसमें भारत क्योंकि नैम में शामिल हुआ था, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में 5 देश शामिल थे, उसमें भारत भी एक था। तो फिलहाल हम बात करेंगे कोल्ड वार के टाइम की। तो कोल्ड वार के अंदर 2 महाशक्ति थी विश्व के अंदर, जिसको वर्ल्ड सुपर पावर्स कहा है। पहला यूएसए, दूसरा यूएसएसआर। यूएसए की फुल फॉर्म आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और यूएसएसआर की रही यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये तो विश्व की 2 महाशक्ति थी जो 1945 से लेकर 1990 तक लड़ती रही। इसी दौरान क्या हुआ है, विश्व में जैसे भारत जैसे नए देश, मतलब भारत जैसे देश जो कि नए देश का मतलब है जो अभी अभी आज़ाद हुए थे। भारत जैसे देश जो अभी अभी आज़ाद हुए थे, किसी के चुंगल से छूटे थे, उपनिवेशवाद से छूटे थे, कॉलोनिज्म से छूटे थे, उन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको नाम कहा गया नॉन अलाइन्ड मूवमेंट। देन उसको ज्वाइन किया। इसका मतलब यही था कि हम ना तो यूएसए की तरफ होंगे ना यूएसएसआर की तरफ होंगे, हम विश्व में न्यूट्रल बने रहेंगे और गलत को गलत कहेंगे, सही को सही। नाम की अवधारणा 5 देशों ने दी थी, 5 देश के नेताओं ने दी थी। सबसे पहले मुख्यतः इसमें 3 आदमी थे, जैसे भारत के नेहरू, नासिर, टीटो। नासिर अलग देश के थे, टीटो अलग देश के थे। ठीक है। पर नाम की में कुल 5 देश फाउंडर मेंबर्स थे और उन 5 देशों के लीडरों के नाम सीबीएसई द्वारा पूछे जाते रहे हैं। तो ये एक अच्छा सा क्वेश्चन हो जाता था। ये पिक्चर के रूप में, पिक्टोग्राफिक वे में मैंने आपको समझाया कि वर्ल्ड जो है केवल 2 सुपर पावर्स में बटा था। थर्ड पार्ट को नाम जैसे देश लीड कर रहे थे, क्योंकि विश्व के लगभग सभी देश किसी न किसी बड़े देश के गुलाम रहे हैं, उपनिवेशवाद रहे हैं, उसके अंदर दास्ता स्वीकारी है। भारत ने भी सन 1916 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद दास्ता स्वीकार करी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, और लगभग 1947 में हम लोग ब्रिटेन की सरकार द्वारा आज़ाद हुए। चलिए, तो हम कोल्ड वार की बात करेंगे। देखिए, मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा इस चीज़ को। आप देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार का जो टाइम पीरियड था विश्व में, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसका मुख्यतः था विषय था या टाइम पीरियड था 1914 टू 1918। अब मैं इसका डीपली डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि हमारे पास सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है कि क्या था उसका टाइम पीरियड, क्या था, क्योंकि एक पेपर में पूछा गया है। तो प्रथम विश्व युद्ध का समय रहा 1914 टू 1918। आपने इसके इश्यूज़ 10th में पढ़े होंगे, 9th की हिस्ट्री में पढ़े होंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हमारे लिए जितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो फोकस करूँगा ताकि वीडियो बहुत लंबी भी ना हो। फर्स्ट वर्ल्ड वार का समय रहा 1914 से 1918। जब 1918 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो एक संगठन बनाया जाता है जो विश्व में शांति स्थापित करेगा ताकि विश्व में दोबारा इस तरह की घटना ना हो। और वो संगठन जी आपका था लीग ऑफ नेशन। आप देख सकते हैं लीग ऑफ नेशन था। ठीक है जी। कौन सा था वो संगठन? लीग ऑफ नेशन। ये देखिए, मैंने हाइलाइटर कर रहा हूँ, लीग ऑफ नेशन। दिख गया आपको? चलिए, इमीडिएट फिर दूसरा विश्व युद्ध हो जाता है 20 साल बाद, क्योंकि जिस काम के लिए लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी वो लीग ऑफ नेशन उस चीज़ को इस्टेब्लिश नहीं कर पाता और वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। लीग ऑफ नेशन का ख़त्म हो, क्योंकि लीग ऑफ नेशन में जो वर्चस्व था वो किसका था? आपका लीग ऑफ नेशन में वर्चस्व था अमेरिका का। तो अमेरिका जो उसको फंड करता था, और इसी वजह से हुआ क्या कि लीग ऑफ नेशन अपने कार्यों में ज़्यादा सफल नहीं रहा। द्वितीय विश्व युद्ध अब जब सफल नहीं रहा तो अगले 20 साल में दोबारा विश्व में युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। होती तो बहुत सारी घटनाएं हैं, आपने पढ़ी होंगी 10th में, 9th में, पर हम मुख्यतः बात करेंगे क्या और क्या हुआ जो हमारे पॉलिटिकल साइंस से इम्पोर्टेंट है। 1939 में हुआ क्या जी? द्वितीय विश्व युद्ध या सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया, जिसका समय अंतराल था 1939 टू 1945। इसमें हुआ क्या, जब ये 1945 में विश्व युद्ध खत्म होता है तो इसके अंदर 2 संगठन बनाए जाते हैं विश्व के अंदर।
पहला संगठन आपका था कि पहला संगठन था यूनाइटेड नेशन, पहला संगठन था यूनाइटेड नेशन। अर्थात इसके बाद हुआ तो बहुत कुछ, पर इसी समय जब ये 1939 टू 45 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है तो 1945 में ये धारणा रखी गई कि किस तरह विश्व में शांति स्थापित की जाए। जिस तरह पीछे लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी, उसी तरह 1945 में एक ऐसे संगठन की स्थापना महसूस की गई जो विश्व में शांति बनाए रखेगा। आप देख सकते हैं उसको यूएनओ कहा जाता है, जो आपकी बुक का 6th चैप्टर भी है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। इसके ऊपर जिम्मेवारी दी गई कि आप ध्यान रखेंगे कि विश्व में कहीं ऐसी शांति का माहौल बनाए रहे और युद्ध के असर ना हो। अगर युद्ध के असर होते हैं तो आपको इनिशिएट लेकर यूएनओ को उसको शांति स्थापित करनी होगी। किसको? यूएनओ को। क्या? ताकि विश्व में कोई भी देश ना लड़े, क्योंकि युद्ध के बाद हमेशा जान माल की हानि होती है। इससे बचने के लिए यूएनओ की इस्टेब्लिशमेंट की गई। जब ये इस्टेब्लिश हुआ, क्या कहते हैं, यूएनओ, तो अब इसका काम था शांति स्थापित करना। पर हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब हम सुपर कोल्ड वार की बात कर रहे हैं कि शीत युद्ध हुआ, तो उसका समय लगभग आपको दिख रहा होगा, मेरे इसमें नोट्स में बनवाए हुए हैं, जो मैंने अपने बच्चों को, ये नोट्स मैंने अपने बच्चों को अपनी क्लास में बनवाए हैं। उसका समय रहा 1945 टू 1991। तो 95 देखने में आ रहा है, पर ये 1945 है। मैंने थोड़ा वाइड करके दिखा दिया क्योंकि मैंने पिक्चर वगैरह बनवाई हुई है इस पेज पे बच्चों को। कोल्ड वार का समय पीरियड रहा 1945 टू 1991, अर्थात 1945 से 1991 तक ये युद्ध चला। और किसके बीच चला? ध्यान रखना, विश्व की दो ही महाशक्ति थी, यूएसए और यूएसएसआर। ठीक है, विश्व में आज भी ये दो महाशक्तियाँ एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा बहुत सारे संगठन हैं, पर महाशक्ति के रूप में इन्हीं दो को माना जाता है। अब आइए देखिए, आगे चलते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। जब द्वितीय विश्व युद्ध चला तो पूरा वर्ल्ड दो पार्ट में बट गया। एक पार्ट था एक्सिस पावर्स, जिसको मैं मेंशन कर रहा हूँ आपको, मैं हाईलाइट करके डिलीट कर दूँगा। पहला था एक्सिस पावर। एक्सिस पावर के अंदर विश्व के तीन देशों का ग्रुप बना, जहाँ पूरा विश्व दो गुटों में बट गया था। एक गुट एक्सिस पावर था, यानी पूरा विश्व, ऑल वर्ल्ड आर डिवाइडेड इनटू टू alliances and all world are divided into two superpowers, and one is Axis and second is Alliance. In the Axis power they are the three countries. कौन सी थी? जर्मनी, इटली, जापान। ये तीनों बुरी तरह हारी थी द्वितीय विश्व युद्ध में। और अलायंस पावर में कौन सी थी, मैं आपको बताता हूँ। देखिए साफ साफ दिख रहा है, यूके यानी ब्रिटेन, दूसरा फ्रांस, तीसरा यूएसए, चौथा सोवियत यूनियन जो है, ये थोड़ा सा मिस्टेक लिखा गया, इसकी जगह था यूएसएसआर। क्या था? यूएसएसआर। सोवियत यूनियन की जगह ये यूएसएसआर था। ये चार देश थे जो इसमें शामिल हुए थे अलायंस पावर में। ये जीते थे विश्व युद्ध को, द्वितीय विश्व युद्ध को यही दो देश जीते थे। अर्थात अलायंस पावर ने एक्सिस पावर्स को हरा दिया था। यूके, फ्रांस, यूएसए और यूएसएसआर ने जर्मनी, इटली, जापान को हरा दिया था। अब हुआ क्या, देखिए मैं आपको दोबारा हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ कि विश्व में ये जो दो महान देश थे, कौन से? अमेरिका और यूएसएसआर, जिसको मैंने यूएसएसआर को सोवियत यूनियन लिखा है, बच्चे ने इसे फ्लूइड से चेंज कर रखा है, ये यूएसएसआर था। अमेरिका और यूएसएसआर के बीच ही पूरा कोल्ड वार चला है। ठीक है जी, ये ध्यान रखेंगे। अब विश्व में दो आइडियोलॉजीज ऐसी थी। अब जनरल एक बात करना चाहूँगा आपसे, छोटी सी। तो कोल्ड वार है क्या? मैंने आगे लिखवा भी रखा है, पर मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ एक बार एडवांस में ही। देखिए, कोल्ड वार इज़ अ वार विच बेस्ड ऑन आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, इट इज़ नॉट अ रियल वार। कोल्ड वार वह युद्ध है जो वैचारिक रूप से अंतर है, पर असली में युद्ध नहीं है। बाकी आपकी बुक में, गाइडों में बहुत डेफिनेशन दे रखी है, पर मेरे हिसाब से यही है कि ये सोच का अंतर था और ये असलियत में वार नहीं थी। अब सोच कैसी थी? जो आपका यूएसए जैसी कंट्री है वो कैपिटलिज्म को फॉलो कर रही थी, पर यूएसएसआर किसको फॉलो कर रहा था? सोशलिज्म को। जो चीज़ आप अपने को एक इंडस्ट्रीज मान लीजिए, आप एक कैपिटलिज्म को स्टार्ट कर रहे हैं, आप एक कैपिटलिस्ट कंट्री हैं, तो आप जो भी काम करेंगे आपके पीछे कुछ मोटिव्स होंगे। वो मोटिव्स क्या हैं? देखिए, आप करेंगे फ्री टैक्स पे काम। किस पे? फ्री टैक्स। आप चाहेंगे जो मैं काम करूं मुझे सरकार टैक्स कम से कम लगाए और बहुत आसानी से करे। लिबर्टी पे काम करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के नियम लिबरल होने चाहिए ताकि मुझे दिक्कत ना आए, मुझे लिबर्टी मिलनी चाहिए ताकि मैं अपना बिजनेस जैसे चाहूँ, जहाँ चाहूँ कर सकूँ। ईज़ ऑफ नॉर्म, सरकारी नियम आसान होने चाहिए, यानी कि इतने ज़्यादा प्रॉब्लम कर दे कि मुझे बिजनेस करने में प्रॉब्लम है। कभी पुलिस वाला रोक रहा है, कभी कस्टम वाला रोक रहा है, कभी टैक्स वाला रोक रहा है। आसान हो तो क्यों आप टैक्स नहीं भरेंगे? और दूसरा लिमिटेड लॉस, यानी सरकारी नियम बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ईज़ ऑफ नॉर्म्स होनी चाहिए, जैसे भारत में स्टार्टअप पॉलिसी के लिए भी स्टार्ट किया गया है। तो कैपिटलिज्म वाला चाहता है पर्सनल प्रॉफिट हर हालत में।
इंडिविजुअल फ्रीडम, पर्सनल प्रॉपर्टी एंड बेनिफिट। मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं किसी स्कूल में पढ़ाने जाता हूँ तो मेरे को इंडिविजुअल फ्रीडम है, मुझे क्या पढ़ाना है, मेरा अपना सब्जेक्ट है, मेरी पर्सनल लिबर्टी है, मैं क्या करना चाहता हूँ क्या नहीं, मेरी पर्सनल फ्रीडम, पर्सनल लिबर्टी है कि मैं पढ़ाना है नहीं पढ़ाना, ये मेरा डिसीजन है। प्लस पर्सनल प्रॉपर्टी वाला कॉन्सेप्ट है, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पैसा मिल रहा है, उस पैसे को मेरे को कहाँ खर्च करना है मेरी मर्जी है, मैं अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बना सकता हूँ। ये नहीं है कि मैं प्राइवेट प्रॉपर्टी ना रखूँ। कैपिटलिज्म के अंदर पर्सनल बेनिफिट होगा, पर्सनल प्रॉफिट होगा तो कोई व्यक्ति काम करेगा। जैसे आज आप और हम सब पैसे ओरिएंटेड काम कर रहे हैं क्योंकि सब हम कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं। और कैपिटलिज्म कौन फॉलो कर रहा है? यूएसए। इतना समझ आया? इसका एक छोटा सा एग्जांपल देख लो, प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल्स। प्राइवेट स्कूल अपने प्रॉफिट के लिए काम करता है, प्राइवेट हॉस्पिटल अपने प्रॉफिट के लिए काम करता है। आज देश का हर माँ बाप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, उसके पीछे कारण क्या है? सीधी सी माँ बाप की आइडियोलॉजी है कि मैं अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा बनाना चाहता हूँ। उसे पता है सरकारी स्कूल में टीचर व्हाट्सएप चला रहे हैं, सरकारी स्कूल के टीचर बच्चों पर ध्यान ही नहीं देते, मेरे बच्चे को बेस्ट फैसिलिटी नहीं मिल रही। तो बहुत सारे कारण हैं कि जो भी आप देखना चाहें खुद ही समझ सकते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों चाहूँगा कि सरकारी अस्पताल ध्यान नहीं देगा, कोई केयर करने वाला नहीं है, मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर केयरफुली ध्यान नहीं देते। तो डिफरेंस है कैपिटलिज्म के अंदर, जिसमें पैसा है वो प्राइवेट की तरफ भागेगा। और प्राइवेट होगा कोई भी काम, चाहे आप कर रहे हो या मैं कर रहा हूँ या कोई भी कर रहा हो, दैट इज़ बेस्ड ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम, पर्सनल बेनिफिट्स, पर्सनल प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट ओरिएंटेड। क्लियर हो रहा है? नाउ मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। अब सेकंड आइडियोलॉजी आपकी बुक में, ये जो मैं आपको आइडियोलॉजीज करा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान रखना, पूरी बुक का बेस है, फर्स्ट बेस का, और लाइफ टाइम काम आने वाली चीज़ है ये। मतलब कोई भी आंसर नहीं आता इसके बेस पे कैसा लिखा जाएगा, मैं वो भी बता सकता हूँ समय के साथ साथ, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यूएसएसआर जो था, यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रशिया रिपब्लिक्स जो था, वह रशिया ना होकर रिपब्लिक था ये। तो रिपब्लिक क्या है? इसमें सोशल वेलफेयर का कॉन्सेप्ट था, मतलब सब कुछ सरकार का होगा, बेनिफिट फॉर ऑल, सबके भले की बात करेंगे। एक ऐसी एग्लिटेरियन सोसाइटी की बात करेंगे, अलगाववादी सरकार, एक ऐसी विजय सरकार जो समाज कल्याण के रूप से काम करेगी, जिसका उद्देश्य समाज के सभी लोगों को काम करना होगा। एग्जाम्पल, बेसिक नीड सरकार पूरी कर रही है, रोटी कपड़ा मकान, योर फूड शेल्टर एंड क्लोथ्स विल बी प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें व्यक्तिगत अपना बिल्कुल टोटली अपोजिट है कि इसमें व्यक्ति सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं रख सकता। जैसे कि आप यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी और प्राइवेट लिबर्टी की बात करते हो, सोशलिज्म में प्राइवेट प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, सब कुछ सरकार का है, बस आप एक काम करने वाले हैं, ठीक है। यू आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टेक योर ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट देयर एंड। एग्जाम्पल इसका ये सिस्टम फॉलो कर रहा था सोशलिज्म का यूएसएसआर, ठीक है। आजकल ये रशिया में भी चल रहा है सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी होती है वो सब इसको डील करती है, सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट पर चल रही है, समाजवाद, सबके भले की बात, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, ऑल थिंग्स ऑनर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड नो पर्सनल बेनिफिट, वर्क फॉर ऑल, इक्वलिटी अमॉन्ग ऑल, नो फ्रीडम फॉर एनी बॉडी, फ्रीडम ओनली टू गवर्नमेंट। किसी को व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है, स्वतंत्रता किसको? सरकार को है, सरकार जो डिसाइड करेगी वो होगा। देखिए इसमें मैंने एग्जाम्पल लिखा है, सरकारी स्कूल और सरकारी हॉस्पिटल। सरकारी स्कूल और हॉस्पिटल खोलने के दो कारण होते हैं, ताकि समाज का एक गरीब वर्ग का बच्चा भी स्कूल में जाके शिक्षा ले सके। सरकार के एक गरीब वर्ग का, मतलब जनता में से एक गरीब वर्ग का बच्चा एक शिक्षा ले सके जाकर स्कूल में, जनता का में से गरीब बच्चा भी शिक्षा के साथ साथ अगर बीमार होता है, कोई जनता बेचारी बीमार होती है जो पैसे के भाव में इलाज ना करा पाए, तो वो सरकारी अस्पताल जाके इलाज करा सके। तो समाजवाद की तो भावना है, क्या जो होता है सरकार को खोलने की। तो आपने लास्ट ईयर 11th में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में स्टेट ड्यूटीज़ पढ़ा होगा, उसमें मैटरनिटी बेनिफिट वाला, मैटरनिटी फैसिलिटीज़ वाला पढ़ा होगा। तो आई होप इसमें आपको डाउट नहीं होगा, पर मैं आपको जनरली बता रहा हूँ। मेरे पॉलिटिकल साइंस बहुत जगह एक चीज़ से दूसरी जगह बहुत कनेक्टेड है, सिर्फ हमारा काम है बताना। मैं आपको पिछला भी रिमाइंड कर रहा हूँ, आगे भी। तो सोशलिज्म वाला किस चीज़ में जुड़ता है? गवर्नमेंट स्कूल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सबके भले की बात करता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, नो ओनरशिप ऑफ प्राइवेट, ठीक है, ओनरशिप ओनली बाय द गवर्नमेंट, सरकारी ओनरशिप की बात करेंगे। ना वो आगे चलते हैं, व्हाट इज़ कोल्ड वार। ना आगे चलते हैं, व्हाट इज़ कोल्ड वार। मैंने आप सबको पहले ही बता दिया व्हाट इज़ कोल्ड वार। कोल्ड वार इज़ अ आइडियोलॉजिकल वार, ठीक है। कोल्ड वार इज़ अ वार विच बेस्ड ऑन आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, इट इज़ नॉट अ रियल वार। ये आइडियोलॉजिकल का अंतर है, मतलब कोई व्यक्ति हो सकता है उसके अंदर भले की भावना हो समाज के,
उसको सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट से देखता हूँ, मेरा क्या जा रहा है, सबका भला हो। और एक व्यक्ति हो सकता है वो यही सोचता हो कि बस मुझे पर्सनल बेनिफिट होगा तो मैं काम करूँगा, मुझे क्या जरूरत है किसी के बारे में सोचने की। तो